प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना आखिर कितना खतरे का संकेत होता है? क्या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब गर्भपात या अबॉर्शन तो होकर ही रहेगा? क्या इसकी रोकथाम संभव भी है कि नहीं है? किन केसेस में यह खतरे का संकेत हो सकता है और किन केसेस में रोकथाम संभव हो सकती है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति आपके मन की इन्हीं सारी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर, a wellness channel to help you stay healthy and stay happy. Let's get started straight away. तकरीबन 20% केसेस में, यानी कि 10 में से 2 से भी अधिक प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने की समस्या हो सकती है। जो कपल्स या फैमिलीज प्रेगनेंसी को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, ऐसी स्थिति में अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में खून का हल्का सा धब्बा यानी कि स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाए तो बेहद घबरा जाते, पैनिक हो जाते हैं कि कहीं अब अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर कई बार घर के बड़े बुजुर्ग, विशेष तौर पर जो महिलाएं माँ और सास होती हैं, वो स्वयं प्रेग्नेंट महिला को ही दोष देने लगती हैं कि जरूर तुमने ही खान पान में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी होगी, कुछ गर्म खा लिया होगा, अत्यधिक घूमने फिरने में लगी रही होगी यानी कि ट्रैवलिंग करी होगी, ये सामान उठा लिया होगा, अनावश्यक ये काम करा होगा या सीढ़ियां ऊपर चढ़ी होती होगी, इस वजह से तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है, जो कि अब गर्भपात की तरफ ले जा सकता है। कई बार तो पेशेंट को छोड़िए, लोग तो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट को ही दोष देने लगते हैं कि जरूर इनके इलाज में कुछ गड़बड़ी होगी तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों, ये सब बातें पूरी तरह से निराधार और निरर्थक होती हैं। और क्या कारण होते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग होने पे, ये मैं आगे के वीडियो में आप सबको समझाऊंगी। लेकिन इस तरह की भ्रांतियां बिल्कुल भी मन में न पाले, क्योंकि जैसे कि मैंने समझा 20% से भी ज्यादा केसेस में प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग होती है और इसकी वजह प्रेग्नेंट महिला या उनके ट्रीटिंग डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं होते हैं ज्यादातर केसेस में। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग होने का सबसे पहला कारण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से आखिर तात्पर्य क्या होता है? तो ओव्यूलेशन होने के 6 से 12 दिन बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो 6 से 12 दिन बाद बच्चेदानी यूट्रस की वॉल में जाकर इम्प्लांट होता है, वहां चिपकने की कोशिश करता है, लिहाजा वो वहां बरो करता है, यानी गड्ढा से ऐसे बना के चिपकने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में कई बार जो आसपास की ब्लड कैपिलरीज यानी कि खून की जो पतली धमनियां होती है वो रप्चर हो जाती, फट जाती, नतीजतन हल्का सा खून का धब्बा लग सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगली बार जो आपका एक्सपेक्टेड पीरियड है उससे कुछ समय पहले ही होती है और ऐसी स्थिति में जो महिला प्रेगनेंसी की प्लान कर रही होती है वो घबरा जाती है कहीं अबॉर्शन तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में प्लांटेशन ब्लीडिंग की स्थिति में आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह आपके एक्सपेक्टेड पीरियड से पहले हो रहा है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर हम गायनेकोलॉजिस्ट आपको यही सलाह देते हैं कि आपका जब पीरियड मिस हो जाए उससे 4 से 5 दिन बाद आप अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी है कि नहीं है, और प्रेगनेंसी होने की स्थिति में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का ही सूचक होता है। नेक्स्ट केस सिनेरियो होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या गर्भपात या मिसकैरेज। तो ये प्रकृति का एक तरीका होता है कि जब भ्रूण में कोई गड़बड़ी होती है, यानी कि या तो जो मेल स्पर्म या पुरुष शुक्राणु हो वो गड़बड़ हो, या फिर फीमेल एग यानी कि महिला का जो अंडा है, या फर्टिलाइज्ड एग या भ्रूण में कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो, कोई ग्रॉस जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं, तो प्रकृति का एक तरीका होता है ताकि भ्रूण विकसित ना हो पाए, यानी कि गड़बड़ी वाले बच्चे ना पैदा हों। नतीजतन वो जो प्रकृति है वो बच्चेदानी के माध्यम से इस प्रेगनेंसी को, इस जो डिफेक्टिव प्रेगनेंसी उसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करती है और ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेज इसको नाम दिया जाता है। अब जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, इसमें भी 2 केस सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड जैसे कि नाम से ही समझ सकते हैं, यानी कि अबॉर्शन होने का खतरा है लेकिन अबॉर्शन होना अवश्यंभावी बिल्कुल भी नहीं। ऐसी स्थिति में अबॉर्शन की शुरुआत तो होती है, महिला को हल्की सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, हल्का से पेट में दर्द भी हो सकता है, लेकिन अभी भी भ्रूण अपनी जगह पर बना हुआ है, बच्चेदानी के अंदर ही बना हुआ है। और अगर समय रहते आप अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर आपकी समुचित जांचें और इलाज करके आपको दवाइयों और इंजेक्शन के माध्यम से इस प्रेगनेंसी की रोकथाम भी संभव हो सकती है। वही दूसरी तरफ केस सिनेरियो होता है इनएविटेबल अबॉर्शन, यानी कि अब तो अबॉर्शन होना अवश्यंभावी है, बात हाथ से निकल चुकी है। ऐसी स्थिति में कम या ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो सकती है, पेड़ों और पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है और ऐसी स्थिति में इंटरनल एग्जामिनेशन करने पे पाया जाता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, यानी कि अब तो यूट्रस, जेस्टेशनल सैक या एम्ब्रियो को
एक्सपेल आउट ही करेगा, यानी कि अब अबॉर्शन होना अवश्यंभावी है। और जो इनोवेटिव अबॉर्शन होता है वो भी 2 प्रकार का हो सकता है, कंप्लीट अबॉर्शन और इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन यानी कि पूरा पूरा सैक बाहर निकल आया है, और इनकम्प्लीट अबॉर्शन यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स यानी कि भ्रूण के कुछ हिस्से अभी भी बच्चेदानी के अंदर रह गए। अगर उनको समुचित इलाज करके नहीं निकाला गया तो ऐसी स्थिति में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में विषैले तत्व फैल सकते हैं, इन्फेक्शन फैल सकता है, और या फिर अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है जो कि दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। लिहाजा इनकम्प्लीट अबॉर्शन पाए जाने पर उसको डीएनसी के माध्यम से, दवाई के माध्यम से उसको क्लियर करना बहुत सारा जरूरी हो जाता है। स्थिति होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें जो भ्रूण होता है वो बच्चेदानी या यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट होता है, लेकिन 2% केसेस में यह जो भ्रूण होता है वो बच्चेदानी के बाहर किसी भी अन्य जगह पर, मिसाल के तौर पर अक्सर ही वो फलोपियन ट्यूब यानी कि जो यूट्रस के साइड में जो 2 फलोपियन ट्यूब से गर्भनलिका होती है वहां पर जाकर चिपक सकता, वहां विकसित होने लग सकता है। अब जो फलोपियन ट्यूब होती है वो इतनी पतली होती है, लिहाजा उसमें भ्रूण तो आगे चलकर विकसित नहीं हो सकता। नतीजतन वो जो फलोपियन ट्यूब होती है वो फट सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जो प्रेगनेंसी के लिए यानी कि प्रेग्नेंट महिला के लिए जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की स्थिति में प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही पेड़ों में हल्का सा दर्द हो सकता है, हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, और सोनोग्राफी के माध्यम से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। और इस केस को, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस को त्वरित रूप से डील करने की इमरजेंसी में जरूरत होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल में अपलोड करा है, वहां से आपको डिटेल में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चौथी वजह प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग होने की होती है सर्वाइकल इरोजन या पॉलिप। तो प्रेगनेंसी की शुरुआत में जो बच्चेदानी का मुंह या सर्विक्स होता है उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर बच्चेदानी के मुंह पर अगर पॉलिप यानी कि आम भाषा में जिसको मस्सा कहा जाता है, या बच्चेदानी के मुंह पर छाले यानी कि सर्वाइकल इरोजन हो, तब भी ब्लीडिंग होने की संभावना हो सकती है। कभी कभी सर्वाइकल इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लीडिंग होने की संभावना हो सकती है, लेकिन इसकी रोकथाम संभव हो सकती है। बढ़ते हुए अब हम यह समझते हैं कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने पर आखिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको खून का हल्का सा धब्बा या स्पॉटिंग हुई है, हल्की ब्लीडिंग हुई है, तो अनावश्यक तौर पे बिल्कुल भी ना घबराए, पैनिक बिल्कुल नहीं हो, और अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनसे जाकर जरूर मिल लें। लेकिन अगर ब्लीडिंग की मात्रा ज्यादा हो रही है, पेड़ों के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन का सूचक हो सकता है। लिहाजा ऐसी परिस्थिति में तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलकर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट फिक्स करें और उनके सलाह अनुसार जांचें और ट्रीटमेंट जरूर लें। डॉक्टर के पास पहुंचने पर डॉक्टर आखिर क्या करेंगे? 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपके डॉक्टर आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री और इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल हिस्ट्री यानी कि आपके सारे लक्षणों या सिम्टम्स का ब्यौरा लिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करा जाता है। इंटरनल एग्जामिनेशन के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स अभी खुला हुआ है या बंद ही है। बंद होना एक अच्छा सूचक हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चेदानी का मुंह खुल गया, ब्लीडिंग भी अत्यधिक हो रही है, तो यह खतरे का सूचक हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के माध्यम से आपके सीरम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल को आंका जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सीरियल बीटा एससीजी। सीरियल बीटा एससीजी यानी कि सिर्फ एक बीटा एससीजी की एक बार की जांच नहीं, बल्कि 2 जांचें कम से कम 48 से 72 घंटे के अंतराल पे। बीटा एससीजी हार्मोन का स्तर प्रेगनेंसी में बना रहता है तो प्रेगनेंसी या गर्भ सुरक्षित रहता है। तो बीटा एससीजी का एक टेस्ट आज करा जाएगा ब्लड सैंपल के माध्यम से। दूसरा टेस्ट फिर 48 से 72 घंटे बाद यानी तकरीबन 2 से 3 दिन बाद फिर से करा जाता है। कंसेक्यूटिव बीटा एससीजी हार्मोन के लेवल्स यानी कि 2 जो हार्मोन के लेवल्स जो 48 से 72 घंटे के अंतराल में करे जाते हैं, अगर उनकी मात्रा लगातार बढ़ रही है तो ये अच्छा सूचक होता है। अगर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है यानी कि गर्भ पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ अगर सीरियल बीटा एससीजी हार्मोन्स के वैल्यूज कम होते जा रहे हैं तो ऐसे में संभावना होती है कि गर्भ असुरक्षित है या अनहेल्दी प्रेगनेंसी है या फिर मिस्ड अबॉर्शन का भी सूचक हो सकता है, या फिर बीटा एससीजी हार्मोन्स के लेवल्स कम मात्रा में बढ़ रहे हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ भी इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट टेस्ट जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे वो होता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के माध्यम से सुनिश्चित करा जाता है कि गर्भ सुरक्षित है कि नहीं है, बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, और गर्भ की हार्ट बीट आ गई है कि नहीं आ गई है। जो गर्भ होता है उसमें हार्ट बीट प्रेगनेंसी के 6वें से 7वें हफ्ते में, अक्सर 6वें हफ्ते में आ जाती है। अगर
6वें हफ्ते में सोनोग्राफी करने पर और जब ब्लीडिंग हुई तब सोनोग्राफी करी गई और उसमें पाया जाता है कि हार्ट बीट नहीं है, तो एकदम से पैनिक ना हो। कई बार डेट्स ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी देर से एस्टैब्लिश हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप 10 से 15 दिन बाद फिर से सोनोग्राफी करके देखें और देखा जाता है कि उसमें हार्ट बीट आ गई है कि नहीं आ गई। एक बार अगर हार्ट बीट आ जाती है एम्ब्रियो की तो फिर वो नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में अगर हमने देखा कि आज हार्ट बीट है, अगले अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो ये मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, यानी कि गर्भपात हो चुका है, बच्चा नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ संभावना हो सकती है मिस्टेकन डेट्स के केसेस में कि आगे चलकर आपकी हार्ट बीट अगले अल्ट्रासाउंड में आ जाए, या फिर इस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि बच्चेदानी के बाहर प्रेगनेंसी, इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। ये 2 तरीकों से करा जा सकती है, या तो पेट के माध्यम से यानी कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, या फिर वजाना के माध्यम से ट्रांस वजानल अल्ट्रासाउंड। ट्रांस वजानल अल्ट्रासाउंड को लेकर अनावश्यक डर बिल्कुल भी ना पाले कि इसके माध्यम से कहीं मेरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट तो नहीं हो जाएगी। उल्टा फिर ये होता है कि चूंकि इस वक्त आपका भ्रूण बहुत ही छोटा होता है, तो अगर हम वजाइनल माध्यम से अल्ट्रासाउंड करते हैं तो गर्भस्थ शिशु की स्थिति हम ठीक तरीके से पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे चलते हुए ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने पे जब ठीक समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और संभावना बनती है कि प्रेगनेंसी की रोकथाम संभव हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपके डॉक्टर्स आपको हार्मोन के इंजेक्शन या गोली देकर गर्भ को सुरक्षित रखने की पूरी चेष्टा करते हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना होती है कि प्रेगनेंसी सुरक्षित रूप से आगे बढ़ती रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं को लगता है, घर वालों को लगता है कि अगर पूरे टाइम महिला बेड रेस्ट करेगी, बिस्तर पे लेटी रहेगी, पैर नीचे तक लगा के पूरे टाइम बेड रेस्ट करती रहेगी, तो इससे प्रेगनेंसी की रोकथाम संभव है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रेगनेंसी हेल्दी होगी तो आप अपने नॉर्मल कामकाज करते रहेंगे, तब भी प्रेगनेंसी कैरी ऑन रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर अनहेल्दी प्रेगनेंसी होगी तो आप लाख कोशिश कर लेंगे, पूरे टाइम बेड रेस्ट करेंगे, तब भी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसको लेकर अनावश्यक भ्रांति मन में बिल्कुल भी न पालें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो बिना देर करे अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। उनके कहे अनुसार समुचित जांचें, समुचित इलाज जरूर कराएं, क्योंकि ऐसी स्थिति होने पर प्रेगनेंसी की रोकथाम संभव हो सकती है। जैसे कि कहा जाता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो समय रहते अपने डॉक्टर के पास ऐसी स्थिति में जरूर पहुंचे और एक स्वस्थ मां के बच्चे बनने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना कब खतरे का सूचक हो सकता है और कब इसकी रोकथाम किस तरीके से संभव हो सकती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो ध्यान से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।